गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे गर्म होता है ना। उसको हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर इंसुलेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अर्थ, मतलब वेरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी, मतलब पृथ्वी जैसे मैंने आपको बताया था जो अर्थ है उसका आकार कैसा है, जियोड है। जियोड मतलब पूर्ण रूप से गोल तो है लेकिन पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना। जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पर जो सन रेज है या उसका एनर्जी है वो सभी जगह एक समान नहीं पड़ता है। और उसके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अब अर्थ का जो स्थिति है वो गोल नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है वहां पर आपको सन जो रेज है वो आपको एक समान नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर factor responsible for factor responsible for varied distributions of energy। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फैक्टर है ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दूसरा जो कारण है या दूसरा जो फैक्टर है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, मतलब ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है बनावट, है ना। फोर्थ है एज ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ द सन रेज, एज ऑफ इंक्लिनेशन ठीक है, सन रेज। और एक कारण और जो है वो है आपका लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये पांच जो ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से क्या होता है कि सोलर जो रेडिएशन है ना, जो सोलर इंसुलेशन है वो सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तो क्या है कि द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिएगा कि कोई ऐसा रीजन जैसे मान के चलिए कि ये आपका पूरा ग्लोब है ना, ये आपका ग्लोब है। और ग्लोब में आपको पता है कि ये इक्वेटर लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर, है ना, जहां ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो अगर हम बात करें कि जो एटमॉस्फेयर जितना साफ होगा, जितना साफ का मतलब जैसे क्लाउडलेस कम होंगे
या क्लाउडलेस का मतलब जहां पर बादल नहीं बनेंगे, वहां पर क्या होगा, सन रेज क्या होंगी, काफी तेज पड़ेंगी, ठीक है। और जिस जगह पर क्लाउड्स होंगे, है ना, क्लाउड्स होंगे, वहां पर क्या होगा, सनरेज कम पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री, चूंकि आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ जो है वायु गर्म होता है, और वायु गर्म होने के बाद क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठती है ना, कन्वेंशनल करंट जो है वो बनती है। और कन्वेंशनल करंट बनने के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ कन्वेंशनल करंट बनने के बाद क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि इस एरिया में, इस एरिया बोले तो 0.5 जीरो से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और जीरो से लेकर 5 डिग्री साउथ, इस क्षेत्रों में क्या होता है, कन्वेंशनल करंट के वजह से क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड बनने के वजह से यहाँ बादल बादल बनते हैं, और बादल की वजह से यहाँ वर्षा होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ दो चीज आपको क्लियर हो गया कि इस क्षेत्र में कभी भी जो है, इस क्षेत्र में कभी भी आपको जो है ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने का रीजन क्या हुआ, नो डाउट मैंने एक बात आपको ये भी बताया, आप भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि 0 डिग्री पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन सीधी पड़ने के बावजूद भी क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होता है। और उसका रीजन ये है कि यहाँ कन्वेंशनल करंट के थ्रू जो है हवा गर्म होती है, बादल बनता है, कंडेंसेशन होता है, और वर्षा होता है। ये फिक्स है कि आफ्टरनून के बाद, मतलब 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर काफी ज्यादा वर्षा होता है, और ज्यादा वर्षा होने की वजह से इन क्षेत्रों में आपको कभी भी हाई टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आपको कि सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ने के वजह से भी क्या है, बावजूद यहाँ पर क्या होता है कि तेज सूरज की किरणें नहीं पड़ती। तो उसका रीजन समझ में आया ना कि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र में क्या होता है, काफी ज्यादा बादल बनते हैं, और बादल बनने की वजह से इन क्षेत्रों में आपको सूरज की किरणें ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन इसके ऊपर जाएंगे सब ट्रॉपिकल बेल्ट या टेम्परेट जोन में, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो उस क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां बादल कम बनते हैं, और बादल कम बनने की वजह से क्या होता है कि इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा रोशनी देखने को मिलता है। तो ये चीज क्लियर हुआ ना कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है जैसी होगी, ट्रांसपेरेंसी जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहां जो है आपको सनरेज मिलेंगे। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जब अर्थ जो है ना, अर्थ आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है ना। एक तो हम लोग इसको रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन में मैंने आपको बताया था कि द अर्थ ऑन इट एक्सिस, है ना, और उसको रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशंस में मैंने आपको बताया था कि द अर्थ अराउंड द सन, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जिसके वजह से क्या होता है कि जब सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम का भाग जो है वो दिन होगा, और पश्चिम पूर्व का भाग जो है वो क्या होगा, पश्चिम से पूर्व होने की वजह से क्या होता है कि जो वो पहले सूर्योदय होगा, ठीक है, और उसके जो पीछे वाला भाग है ना, वो क्या होगा, वो आपका कम रोशनी वाला होगा, या तो वो रात होगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दिन रात दिन रात देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य वाला जो पोर्शन है वहां पे सूर्य ज्यादा मिलेगा, और जो उसके पीछे वाला पोर्शन है वहां रात होने की वजह से वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी, रात है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा है आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर जल भाग ज्यादा है, कहीं पे स्थल भाग ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि सूर्य की किरणें सभी जगह जो है वो एक समान नहीं पड़ता। आपको पता है कि जल भाग जो है वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। उसके कंपेयर में अगर स्थल भाग की बात करें तो वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जिस भाग में, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको स्थल भाग ज्यादा है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या है, जल भाग ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये प्रूफ करता है कि हमारा जो अर्थ है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो लैंड है, इसकी जो
धरातल की जो बनावट है, इस बनावट के वजह से भी क्या है कि सभी जगह सूरज की किरणें एक समान नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो ये भी आपको क्लियर हुआ। फोर्थ जो है, एज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। एज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज का मतलब ये हुआ कि हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट है, और टिल्ट होने के वजह से क्या है ना, 66.5 डिग्री पे क्या है, टिल्ट है। और टिल्ट के वजह से क्या होता है कि वहां पे तिरछी सूरज की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सन रेज कम। ठीक है ना, सन रेज कम, तिरछी जो है वो तिरछी किरणें क्या होती है, वो ज्यादा दूर तक सफर करती है, और ज्यादा दूर तक सफर करने की वजह से क्या होता है कि वहां पर आपको रोशनी भी कम पहुंचती है। रोशनी ज्यादा दूर तक पहुंचने में उसको टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है ना, और रोशनी की खपत भी ज्यादा होती है, तो जिसके वजह से टिल्ट होने की वजह से भी क्या है कि सभी जगह एक समान जो है वो सनरेज नहीं पहुंचता है। एक अब डायग्राम अगर आप देख लेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो डायग्राम, क्योंकि देखो अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको यहां तक बताता हूं, ये एक डायग्राम से ये पता चल जाएगा कि अर्थ का जो सन का जो मूवमेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको कैंसर तक जाता है, और इधर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको कैप्रिकॉर्न तक जाता है। तो ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक बचा रह जाएगा लेंथ ऑफ द डेज। ये सन हो गया है ना, सन हो गया। और आप देखेंगे कि इसका जो है मूवमेंट देखेंगे हम लोग, मूवमेंट मूवमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है कि 21 मार्च के बाद क्या होता है ना, 21 मार्च के बाद क्या होता है कि जो सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, मतलब उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शंस में इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है ना। और नॉर्थ डायरेक्शंस में शुरू होने के वजह से, इनके मूवमेंट के वजह से इसको क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स, है ना। तो आपको पता है कि 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च आपको पता है ये इक्वेटर लाइन है ना, ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो 21 मार्च को इक्वेटर पर क्या होता है, सीधी किरणें पड़ती है ना। 21 मार्च को इक्वेटर पे क्या होता है, सीधी किरणें पड़ती हैं, और सीधी किरणें के पड़ने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, है ना, इक्विनॉक्स, याद रहेगा। यूकिनॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए, मतलब ये मूवमेंट हो रहा है, ध्यान रखना है, ये मूवमेंट हो रहा है, सन का मूवमेंट जो है वो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 21 मार्च के बाद क्या होता है कि सूरज की किरणें सीधी चमकना शुरू हो जाता है, किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर आ जाता है क्या आपका 21 जून। तो 21 जून को क्या होता है, ये कैंसर है, ये जो है ना, ये लाइन जो है ये आपका कैंसर है। ठीक है ना, तो कैंसर पे क्या होता है, सूरज की किरणें सीधी चमकती है ना। ये हो गया कैंसर। कैंसर बोले तो वो बीमारी वाला नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है कि सूरज की जो किरणें हैं वो 21 जून को, है ना, 21 जून को क्या होता है कि यहाँ पर ये सीधी चमकती। 21 जून को हम लोग क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिक, है ना, इसको याद रखना है, समर सोलेस्टिक। ठीक है ना, ये हो गया इक्विनॉक्स, हो गई 21 मार्च को। 21 जून को हो गया समर सोलेस्टिक, मतलब आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन सोलेस्टिक, है ना, सोलेस्टिक, सोलेस्टिक, है ना, समर सोलेस्टिक, OSTIC, सोलेस्टिक, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर आ गया आपका इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, फिर आ गया इक्वेटर। तो आपको पता है कि साल में 2 बार सन जो है वो सीधी चमकती है ना, इक्वेटर पे। एक तो 21 मार्च
और एक आपका 23 सितंबर है ना, एक हो जाएगा क्या 23 सितंबर, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये भी इक्विनॉक्स कहलाएगा, क्योंकि ये भी जो है इक्वेटर पे सीधी सीधी किरणें हो रही हैं, सीधी चमक रही हैं, जिनके वजह से क्या हो रहा है कि ये इनका मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इक्विनॉक्स कहलाएगा, इक्विनॉक्स, ठीक है ना, इक्विनॉक्स, समझ में आया क्या आपको, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स की घटनाएं कितनी बार हुई, 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, चूंकि देखिए एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो सन है ना, सन का अधिक जो मूवमेंट है, जैसे ये हो गया ग्लोब, ग्लोब में अगर मान के चलिए कि यहाँ पे सन है ना, और यहाँ पर आपका कैंसर है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, तो ज्यादा से ज्यादा सन का जो मूवमेंट है वो कैंसर तक जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर ये कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, मतलब सन का जो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट या तो कैंसर तक होगा या तो कैप्रिकॉर्न तक होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, 21 मार्च फिर 21 जून, है ना, ये हो गया। उसके बाद 23 सितंबर, ये भी इक्वेटर पे सीधी, ये भी इक्विनॉक्स कहलाएगा। उसके बाद जो है ये विंटर सिलोस्टिक कहलाएगा। विंटर सिलोस्टिक जो है ये आपका 23 जो है सितंबर हो गया, और ये हो गया आपका 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर, और ये क्या होगा, कैप्रिकॉर्न पे, ये ध्यान रखना है, कैप्रिकॉर्न पे क्या होगी, सीधी किरणें चमकेगी, और ये क्या कहलाएगा, विंटर सोलेस्टिक, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि हमारे देश में जो है, हमारे देश में विंटर सोलेस्टिक जो है वो आपको 22 दिसंबर, ये घटनाएं कब की हो जाएगी, 22 दिसंबर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च को आपका इक्विनॉक्स, 21 जून को जो है आपका समर सोलेस्टिक, उसके बाद 23 सितंबर को मैंने ज्यादा से ज्यादा बताया कैंसर तक, फिर वो कैप्रिकॉर्न तक आएगा, ठीक है ना। फिर वो, क्योंकि सन जो है वो साल में 2 बार इक्वेटर इक्वेटर पे सीधी किरणें चमकती है, जिनके वजह से इक्विनॉक्स बोला जाता है। एक आपको बताया 21 मार्च को, और एक बताया आपको 23 सितंबर को, है ना। उसके बाद आ जाता है आपका कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न में क्या होता है, जैसे कैप्रिकॉर्न में विंटर सिलोस्टिक, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हम 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर ये जो है प्रोसेस होता है। तो ये चीज क्लियर हुआ ना आपको। फिर ये घटनाएं शुरू हो जाती है कि 22 दिसंबर के बाद जो है फिर 21 मार्च, फिर 21 मार्च के बाद आपका 21 जून, फिर हो जाएगा 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर, फिर 21 मार्च। तो ये इनका मूवमेंट होते रहता है ना, ये इनका क्या होता है, मूवमेंट होते रहता है। और इसी के वजह से क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि एज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, और जिसके वजह से क्या होता है कि ये कुछ भाग जो टिल्ट है 66.5 डिग्री जो टिल्ट है, वहां पर आपको सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना, सीधी नहीं पड़ती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको इंक्लिनेशन। उसके बाद है क्या, लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे में क्या होता है, आपको पता है कि जो ठंड के समय में क्या होता है, ठंड के समय में आपको जो है दिन जो है वो छोटा होता है, और रात जो है आपको क्या होता है, बड़ा देखने को मिलता है। तो दिन जब बड़ा देखने को, दिन जब छोटा होगा तो उस समय क्या होगा, जो सूर्य को जो इंसुलेशन है वो कम मिलेगा। लेकिन अगर आप समर सोलेस्टिक की बात करें तो समर सोलेस्टिक में क्या होता है कि दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। तो दिन बड़ा होगा तो उस समय क्या होगा कि इंसुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और रात छोटा होता है तो उसके कंपेयर में आपको वहां पर कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हुआ ना कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु होगी तो वहां पर क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन जो है बड़ा होगा, रात छोटा होगा। तो इस तरीके से क्या है कि इनके मूवमेंट के वजह से, मतलब जो मूवमेंट है, और इन मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये सब
प्रक्रिया, सोलर जो रेडिएशन है ना, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।